हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। मैं रुपेश वर्मा हाई इम्पैक्ट एकेडमी से आप लोगों को स्वागत करता हूं। देखिए, ये हमारा जो लॉकडाउन है ये अब 15 दिन बचा है। हो सकता है और डेट आगे बढ़े, हो सकता है कि और आगे डेट बढ़े। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मजबूर नहीं मजबूत बनना है। ध्यान रखिए कि आप लोगों को मजबूर नहीं बनना है, मजबूत बनना है। तरकीब लगाकर तकदीर बनाओ। ये 15 दिन बहुत खास है, बात समझो। कितना सारा समय तुम्हारे पास है। बस ये कुछ बातें याद रखना कि लोहा को कोई ख़राब नहीं कर सकता, पर उसका खुद का जंग ही उसे ख़राब कर देता है। ध्यान रखिएगा कि लोहा को कोई ख़राब नहीं कर सकता, उसका जंग ही उसे ख़राब कर देता है। वैसे ही इंसान को इसकी खाली दिमाग का बर्बाद कर देता है। इंसान का जो दिमाग होता है अगर खाली हो तो बर्बाद कर देगा। ध्यान रखिएगा। तो ये 15 दिन खुद को खाली नहीं रखना है। आप लोगों को कुछ नया सीखना है और कुछ अच्छा पढ़ना है, ये इतना ध्यान रखिए। और जितना भी क्लास चलाया जा रहा है लॉकडाउन में, आप लोगों को एकदम क्लास पर फोकस करना है। क्लास छोड़ना नहीं, एब्सेंट नहीं करना है एक भी, सब क्लास करना है। और जिस दिन मिलेंगे फिर आपसे पूछा जाएगा क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये 15 दिन और है बचा, तो इसको चैलेंज, अपने आप को चैलेंज दीजिए कि अपने बुरी आदत को छोड़ना, अपनी बुरी आदत को छोड़ना है। और एक गोल सेट कीजिए, एक गोल सेट कीजिए। देखिए, अगर प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन अगर गोल पर फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये कायर लोग की सोच है, क्या करेंगे ज़्यादा करके, जब खाली हाथ ही जाना है। ये कामयाब लोगों की सोच है, जब मरना ही है एक दिन तो क्यों ना कुछ बड़ा करके मरा जाए। माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि खाली बैठना नहीं है घर में। आप लोगों को इतना सारा समय है कि आप लोग बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो घर में बैठे हैं तो ज्ञान अर्जित कीजिए, फालतू की दिमाग मत लगाइए, ठीक है। तो अब हम लोग क्लास करेंगे। ज्योग्राफी का आज क्लास है, ज्योग्राफी का क्लास चैप्टर 1, और ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया गया है ज्योग्राफी का, और ये पार्ट 2 वीडियो है। ये का जो है लिखा हुआ प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज, ये आप लोगों को पढ़ाएंगे आज। तो आज देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? जवाब दीजिए फटाफट। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? जवाब दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिक, ठीक है, अधिक सिंचाई, ठीक है। आगे चलिए, आगे कुछ अगला क्वेश्चन क्या है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? जल्दी जवाब दीजिए। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन
कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, फास्फोरस। क्या होगा राइट आंसर? एंड्रीन। चलिए राइट आंसर एंड्रीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेगुर मृदा। चलिए अब हम ये ऑब्जेक्टिव टाइप खत्म हो गया, ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब हम करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न क्या है, और हम वीडियो को हटाते हैं यहाँ से। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्यों को नाम बतावें। राज्यों के नाम बतावें। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है ये भी बताएं। तो देखिए बिहार है, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार यहाँ पे बिहार में। उत्तर प्रदेश, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक, असम, बंगाल इत्यादि, ये जितने भी राज्य हैं इसमें जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। इसमें क्या है? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। इस मृदा में गन्ना, चावल, इस मृदा में गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, चावल, मक्का, गेहूं, मक्का, दलहन, जितने इत्यादि फसलें हैं उगाई जाती है, ये सब क्या है? ये सब जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है सोपानी कृषि किस राज्य समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? चलिए समोच्च कृषि देखते हैं। समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं देख लेते हैं उसको। देखिए इसका राइट आंसर क्या है? पहाड़ी ढलानों पर जल के तेज बहाव से बचने के लिए सीढ़ी नुमा ढाल बनाकर की जाने वाली खेती को समोच्च कृषि कहते हैं। क्या है? कि पहाड़ी ढलानों पर जल के तेज बहाव से बचने के लिए सीढ़ी नुमा ढाल बनाकर की जाने वाली खेती को समोच्च कृषि कहते हैं। इससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? तीसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर क्या है? कि पवन अपरदन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि श्रेयस्कर है, जो फसल के बीच घास की पट्टियां विकसित कर की जाती है। पवन अपरदन वाले क्षेत्र में एक पट्टिका कृषि श्रेयस्कर, जो फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित कर की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न का चौथा नंबर प्रश्न क्या है? भारत के किन भागों में डेल्टा का विकास हुआ है? वहां की मृदा की क्या विशेषता है? तो वहां की मृदा का क्या विशेषता है? देखिए यहाँ राइट आंसर दिया हुआ है। गंगा नदी द्वारा पश्चिम बंगाल में महानदी, पश्चिम बंगाल में देखिए महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदियों द्वारा पूर्वी तटीय मैदान में एक डेल्टा का निर्माण हुआ है। अच्छा, उसी डेल्टा को हम क्या कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा। उसी डेल्टा को क्या कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा। तो ये जितने भी नदी हैं ये सब मिल करके उस डेल्टा का निर्माण किया है। इन क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो मिट्टी कैसा पाया जाता है पूछा जाएगा। मिट्टी कैसा पाया जाएगा? तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाएगा। इस मिट्टी का गठन कैसे कैसे मिट्टी से हुआ है, कैसे कैसे इससे हुआ है? तो बालू, सिल्ट विभिन्न अनुपात से होता है। इसका रंग कैसा होता है? तो धुंधला, लाल कलर, हल्का लालिमा टाइप पर होता है, भूरे रंग का, जिसे कहते हैं भूरे रंग का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर करवाया जा रहा है उसको आप नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाएंगे तो ये क्या होगा कि जब आप देखेंगे वीडियो बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब देखेंगे तब आपको बार बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां नंबर प्रश्न क्या है?
देखिए 5वां नंबर प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न का 5वां नंबर प्रश्न, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? तो देखिए, दो धान्य फसलों के बीच एक दलहन की फसल उगाना फसल चक्रण कहलाता है। अब देखिए, धान्य फसल क्या है? यह जो धान्य फसल दिया हुआ है ये क्या है? धान्य फसल जो दिया हुआ है ये क्या है? धान्य फसल को क्या कहते हैं? क्या होता है ये धान्य फसल? तो धान्य फसल समझिए क्या होता है। धान्य फसल वो होता है, जैसे कि मान लीजिए जो गेहूं बोआता है, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ज्वार हो गया, आपका रहर हो गया, ये सब क्या है? धान्य फसल है। धान्य फसल में आता है ये सब, जिसको हम अन्न भी बोलते हैं। जिसको क्या कहते हैं? अन्न भी बोलते हैं। तो फसल, अब देखिए यहाँ जो है क्या कहा गया, दो धान्य फसल के बीच एक दलहन की फसल को उगाना क्या कहलाता है? फसल चक्रण कहलाता है। दो धान्य फसल के बीच में एक दलहन फसल अगर बो दिया जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? फसल चक्रण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है, क्योंकि दलहनी पौधे की जड़ों में नाइट्रोजनी स्थिरीकरण जीवाणु पाए जाते हैं। इसमें छोटे छोटे जीवाणु पाए जाते हैं, नाइट्रोजनी स्थिरीकरण जीवाणु जिसको बोलते हैं। चलिए, ये तो क्वेश्चन 5वां नंबर हो गया। आप देखिए, अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो गया। अब हम करेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न। चलिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न का पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न का देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है? जलकरंता जैसे उपस्थित होता है, कैसे उपस्थित होता है? जलकरंता कैसे उपस्थित होता है? मृदा अपर्दन में इसकी क्या भूमिका है? उत्तर है अति सिंचाई से। अति सिंचाई, अधिक सिंचाई, जलकरंता की समस्या पैदा होती है। इसी से क्या होता है? जल की समस्या पैदा होता है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेशों में इससे भूमि निम्नीकरण हुआ है। जलकरंता से मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं। क्या है? जलकरंता से मृदा में लवणीय क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं, जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इससे मृदा में उर्वरकता शक्ति घट जाती है। इसमें क्या होता है? मृदा में उर्वरकता शक्ति घट जाएगा। और क्या होता है? जब उर्वरकता शक्ति घटेगा तो क्या होगा? धीरे धीरे भूमि क्या हो जाएगी? बंजर होती जाएगी। इसी से क्या होता है कि जलकरंता का समस्या पैदा हो जाता है, जो मृदा अपर्दन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। चलिए, ये हो गया आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दीर्घोत्तरीय का दूसरा प्रश्न क्या है? दीर्घोत्तरीय दूसरा प्रश्न देखिए, मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। मृदा मतलब मृदा को बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उस पर निबंध लिखना है। तो देखिए क्या है प्रश्न, उत्तर है इसका कि मृदा परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। क्या है? मृदा परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। अच्छा, चलिए, घटक है। यह न केवल पौधों के लिए विकसित माध्यम बल्कि पृथ्वी पर विधि जीव समुदाय का पोषण भी करती है। मृदा में निहित उर्वरकता मानव आर्थिक क्रियाकलाप और प्रभावित करती है और देश की नियति का भी निर्धारण करती है। मृदा निर्माण एक लंबी अवधि से पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है। इसके नष्ट होने के साथ क्या होता है? इसके नष्ट होने के साथ ही संपत्ति और संस्कृति दोनों ही ध्वस्त हो जाते हैं। मृदा का अपने यहाँ पर जो लिखा हुआ है मृदा है, आप लोग ठीक कर लीजिएगा। मृदा का अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा, कैसा क्रिया? विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। क्या कहलाता है? भूक्षरण कहलाता है। यह मृदा, यहाँ मृदा लिख लीजिएगा, ठीक है, कर लीजिएगा थोड़ा सा। यह मृदा की एक बहुत बड़ी समस्या है। यह मिट्टी की क्या है? एक बहुत बड़ी समस्या है। मृदा का क्षरण कई कारणों जैसे वायु और जल के तेज बहाव से, जलकरंता से
अति पशुचरण से, खनन रसायनों का अत्यधिक उपयोग जैसे मानवीय अनुक्रियाओं द्वारा होता है, वृक्षारोपण, क्या वृक्षारोपण, पट्टिका कृषि, फसल चक्रण, समोच्च कृषि इत्यादि द्वारा भूक्षरण को रोकना मृदा संरक्षण का मुख्य तरीका है। वृक्षारोपण मृदा संरक्षण की सबसे बड़ी शर्त है, जिससे मृदा को बाधा पहुंचती है, मिट्टी की बाधा पहुंचती है और उनकी पत्तियों से क्या होता है, प्राप्त ह्यूमस मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का उपयोग मृदा संरक्षण में सहायक होता है। ये था दूसरा दीर्घोत्तरीय का दूसरा प्रश्न का आंसर। चलिए तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें 3 ही प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है, स्पष्ट करें। पशुधन का मतलब क्या है? जो जितने भी पशु हैं उसको दाम लगाया जाए और आप समझ सकते हैं कि उससे पैसा मिलता है ना, पशु बेचते हैं तो उससे पैसा मिलता है, तो हम समझ सकते हैं कि एक प्रकार से पशु क्या है, एक धन है। तो भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका योगदान जो लगभग क्या है, नगण्य है, बहुत कम है। इसको स्पष्ट करना है कि क्यों नगण्य है। चलिए तो आगे देखते हैं इसका आंसर क्या है। चलिए आंसर क्या है, भारत में पशुधन लगभग विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है। पशुधन के मामले में देख लिया जाए तो क्या कहते हैं कि पशुधन विश्व में देखा जाए तो भारत क्या है, सबसे आगे है। विश्व में देखा जाए तो पशुधन के मामले में भारत क्या है, सबसे आगे है, किंतु अस्थायी चारागाह के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है। अब अस्थायी चारागाह है, लोग चराने जाते हैं तो उसके लिए भूमि कम पड़ जाता है, जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं होता है। अतः पशुपालन पर इसकी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में परती के अतिरिक्त अन्य परती भूमि अनुपजाऊ है। ऐसी भूमि में 2-3 वर्ष में अधिक से अधिक 2 बार बोया जा सकता है। अगर ऐसी भूमि को भी बोया गया तो क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए, तब भी वर्तमान उपलब्ध क्षेत्रफल का मात्र 54% भूमि ही कृषि योग्य में है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का नगण्य योगदान का कारण निम्न है। देखिए क्या है, देखिए पहला है कि उन्नत पशु नस्लों की अपर्याप्तता। दूसरा क्या है, चारागाह के लिए भूमि की कमी। तीसरा क्या है, वैज्ञानिक प्रणाली एवं तकनीकी ज्ञान का अभाव। और चौथा है हमारा बढ़ती जनसंख्या का अति दबाव। 5वां क्या है, पूंजी का अभाव इत्यादि। तो चलिए ये था हमारा आज का क्लास ज्योग्राफी का जो पार्ट 2 वीडियो था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब हम आगे चलिए, यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो पार्ट 3 अब वीडियो आएगा कल, इसके लिए इंतज़ार करें। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, भारत माता की जय।